हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास है, उसका सेकंड पेपर यानी कि 6 सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, उस पेपर का नाम है कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मात्र एक ही वीडियो में यूनिट 1 का सारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री 6 सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर था धर्म एवं दर्शन, उसका हमने कंप्लीट सिलेबस को अध्ययन कर लिया, उसका प्रीवियस ईयर पेपर को भी अध्ययन कर लिया। साथ ही साथ उसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 को हमने एक एक वीडियो में सारे टॉपिक को एक एक वीडियो यानी कि एक यूनिट एक वीडियो में, तो इस तरीके से 8 वीडियो में 8 यूनिट को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। इसी तरीके से हम इस सेकंड पेपर को देखें यानी कि कला स्थापत्य से संबंधित जो इसका सिलेबस है उसको हमने अध्ययन किया है। प्रीवियस ईयर पेपर को हमने अध्ययन कर दिया है और इसमें भी टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी को करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित यानी कि धर्म एवं दर्शन से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं अब तक हमने बनाई है वो सारी आपको देखने को ऊपर मिल जाएंगी। और उसी प्लेलिस्ट में जब स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जब जाएंगे तो वहां पर आपको कला और स्थापत्य से संबंधित अर्थात सेकंड पेपर से संबंधित जितनी भी अब तक हमने वीडियोस बनाई हैं सारी बहुत ही यानी कि जितनी भी वीडियोस हैं बहुत ही यूनिट बाय यूनिट बहुत ही व्यवस्थित क्रम में आपको देखने को वहां पर मिल जाएगी। तो आपको जो भी उस प्लेलिस्ट से यूजफुल वीडियो लगे आप अपने एग्जाम के लिए वहां से जो भी वीडियोस देखना चाहे वो देख सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हमें पढ़ना है भारतीय कला की शुरुआत कैसे हुई उसके विषय में पढ़ना है, प्राचीन भारतीय कला की विशिष्ट विशेषताएं क्या क्या थी उसके विषय में पढ़ना है और प्रागैतिहासिक काल के विषय में प्रागैतिहासिक कला जो होती है उसके विषय में पढ़ना है, हड़प्पा कला के विषय में और इसकी वास्तुकला। इस सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी टॉपिक्स को हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय कला की शुरुआत जो है उसके विषय में हम देखते हैं भारतीय कला की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, भारतीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से जोड़ता है। यानी कि भारतीय कला एक तरीके से अत्यंत प्राचीन है जो मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों से जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है जब मानव ने गुफाओं की जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर चित्रकारी करना शुरू किया था। भीमबेटका जो है, भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है उनमें 5500 ईसा पूर्व से ही अधिक पुरानी एक तरीके से ये स्थल है जहां पर भारतीय कला की प्राचीनता का प्रमाण मिला है। ओके, तो भीमबेटका की गुफाओं में मिले 5500 ईसा पूर्व से भी अधिक पुराने हैं जो भारतीय कला की प्राचीनता का प्रमाण है। तो ये चीजें हैं, तो मतलब कि एक जो स्टार्टिंग हो गई भारतीय कला की वो प्रागैतिहासिक कला मतलब काल से ही स्टार्ट हो गया था। लोगों ने दीवारों पर चित्रकारी वगैरह करना शुरू कर दिया था। इसका प्रमाण भी है भीमबेटका से प्राप्त जो प्रमाण है। आगे हम देखते हैं प्राचीन भारतीय कला की विशेषता। इसके विषय में हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय कला की विशेषताएं कैसी थी, क्या क्या उसमें देखने को खासियत मिलती थी। तो देखते हैं, भारतीय कला केवल सौंदर्य बोध का माध्यम नहीं था बल्कि यह एक तरीके से भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और जीवन मूल्यों का दर्पण है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, उन्हीं विशेषताओं के विषय में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीनता के विषय में, इसके विषय में देखते हैं। तो प्राचीनता, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारतीय कला का इतिहास पाषाण काल तक जाता है, इनकी पाषाण काल से माना जाता है जब मानव ने अपने विचारों और भावनाओं को कला के माध्यम से, किसके माध्यम से, कला के माध्यम से व्यक्त करना सीखा था। तो इसकी इनकी प्राचीनता भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे हम देखते हैं अगली जो विशेषता है आध्यात्मिकता और धार्मिकता। आपको देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें आपको क्या करना है कि आप जो पढ़ रहे हैं तो आपको बस एक पेज लेना है, आपको पेज में डालना विशेषताएं, भारतीय कला की विशेषता, उसमें आपको डालना है हेडिंग बाइज हेडिंग, जो हमने बताया प्राचीनता बताया या फिर दूसरी हेडिंग बताया आध्यात्मिक और धार्मिकता। बस आपको हेडिंग लिखते जाना, आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जब आप लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आध्यात्मिकता और धार्मिकता, भारतीय कला का एक बड़ा हिस्सा धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों से प्रेरित है। मंदिरों, मूर्तियों और चित्रों में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का कला पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ओके, तो एक तरीके से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ये सारे जो धर्म हैं उनका कहीं ना कहीं कला पर एक तरीके से गहराई से प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति से जुड़ाव इसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी है। तो भारतीय कला में एक तरीके से प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। पशु पक्षी हो, प्रेम पेड़ पौधे हो, नदियां हैं, पहाड़ है, ये अक्सर कलाकृतियों में दर्शाए जाते हैं जो प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति के गहरे सम्मान को दर्शाता है। इनकी उससे भी एक तरीके से उसका सम्मान को दिखाता है कि लोग पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियों से किस तरीके से उसको अपने भारतीय संस्कृति के लिए वो उनका सम्मान करते थे। एक तरीके से उसमें भारतीय संस्कृति जो वहां पर चित्रकारी दिखाया गया है उसमें इन चीजों का वर्णन किया गया है, इनको बनाया गया है। तो एक तरीके से ये भी लगता है कि वही भारतीय कला प्रकृति का एक महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। आगे देखते हैं प्रतीकात्मकता। भारतीय कला में प्रतीकों का गहरा प्रयोग किया गया है। भारतीय कला में प्रतीकों का गहरा प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक आकृति, रंग, मुद्रा का एक विशेष अर्थ होता है जो गहरी दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं को व्यक्त करता है।
और उदाहरण के लिए जैसे कि कमल का फूल है, तो कमल का फूल क्या होता है, पवित्रता को दर्शाता है। कमल का फूल पवित्रता को दर्शाता है और सौंदर्यता का प्रतीक है, जबकि चक्र जो होता है, एक तरीके से जो चक्र होता है वो धर्म और निरंतरता का प्रतीक होता है। तो इसमें प्रतीकात्मकता का भी एक गहरा प्रभाव, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगे देखते हैं विविधता और क्षेत्रीय शैली। देखिए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों में विकास हुआ, तो वही चीज है कि भारत एक विशाल और विविध देश है और यहाँ पर यह विविधता कला में भी दिखाई देती है। विभिन्न क्षेत्रों और कालों में अलग अलग कला शैलियों का विकास हुआ है, जैसे कि सिंधु घाटी कला, मौर्य कला, गुप्त कला, अजंता एलोरा की जो गुफाओं की चित्रकलाएं हैं आदि, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। आगे देखते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण, ये भी एक प्रमुख विशेषता है भारतीय कला की। तो इसमें देखते हैं भारतीय कला में मानव रूप का चित्रण अत्यंत सूक्ष्मतम और भावनात्मक गहराई के साथ किया गया था। मानव आकृतियों में अक्सर एक आंतरिक शांति, गरिमा और आध्यात्मिकता दिखाई देती थी। इस हिसाब से चित्रकारी की जाती थी कि उसमें शांति, गरिमा और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। आगे देखते हैं अगली जो विशेषता है निरंतरता और विकास, इसके विषय में देखते हैं। तो भारतीय कला में एक अद्वितीय निरंतरता दिखाई देती है। विभिन्न कालों और संस्कृतियों के प्रभाव के बावजूद भारतीय कला ने अपनी मूल पहचान और दार्शनिक आधार को बनाए रखा है। इतना समय बीत गया फिर भी अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसका जो मूल एक तरीके से पहचान है वो आज भी बना है, जबकि लगातार विकसित होती रहती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो निरंतरता और विकास भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस तरीके से हमने देखा भारतीय कला जो है, भारतीय कला की कौन कौन सी विशेषताओं के विषय में हमने देखा। तो इसकी प्राचीनता एक विशेषता है, आध्यात्मिकता और धार्मिकता इसकी प्रमुख विशेषता है, प्रकृति से जुड़ाव इसमें देखने को मिलता है, प्रतीकात्मकता इसमें देखने को मिलती है, प्रतीकों के रूप में इसमें व्यक्त किया जाता है, विविधता और क्षेत्रीय शैलियां जो है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शैलियों का विकास होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि मानवतावादी एक तरीके से मनुष्य का जो शांति, गरिमा के रूप में उसको व्यक्त किया जाता था, निरंतरता और विकास यानी कि भारतीय कला का निरंतर विकास और होता गया, फिर भी वो अपनी मूल पहचान को परिवर्तित नहीं किया, उसी यानी कि मूल पहचान जो आधार है उसको बनाए रखा है। आगे देखते हैं प्रमुख प्राचीन भारतीय कला के चरण कौन कौन से हैं, किन किन चरणों में इसका विकास हुआ, कब कब इसका कैसे हुआ। तो वही चीज है कि भारतीय जो प्रमुख प्राचीन भारतीय कला के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है जो इसका है प्रागैतिहासिक कला, यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो है ये 5500 ईसा पूर्व से पहले का जो टाइम था वो प्रागैतिहासिक काल था। तो उस समय कैसे इसके यानी कि भारतीय कला थी, तो उसके विषय में देखते हैं। इस काल में गुफा जो होते हैं, गुफा चित्रों का प्रचलन था, जैसे भीमबेटका के शैल चित्र हो गए जो जंगली जानवरों, शिकारों के दृश्यों और मानव आकृतियों को दर्शाते थे। तो प्रागैतिहासिक काल के समय जीव जंतुओं, शिकार, इसी सब सारे दृश्यों को चित्रकारी के माध्यम से गुफा वगैरह में बनाए जाते थे। इसी तरीके से देखें सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। तो इस सभ्यता में सुनियोजित नगर नियोजन, भवन निर्माण, मूर्ति कला, जैसे मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति, पुजारी की दाढ़ी वाली मूर्ति, मोहरे इसमें हुए, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषणों का विकास हुआ इस तरीके से। और इनकी कला में स्वाभाविक मानव और पशु आकृतियों का निर्माण महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य की भारतीय कला इस समय एक तरीके से बहुत अच्छी हो चुकी थी। सुनियोजित नगर नियोजन, यहाँ पर भवन निर्माण कला थी, मूर्ति कला जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति हो गई, पुजारी की दाढ़ी वाली मूर्ति, मोहरे इसमें निर्माण किए गए थे, मिट्टी के बर्तन के विषय में ज्ञात था, आभूषणों का विकास हुआ। इनकी कला में स्वाभाविक मानव और पशु आकृतियों का निर्माण महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं मौर्य कला। तो मौर्य कला कब हुआ, तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के मध्य मौर्य कला चला। तो इस काल में कला में कला का और वास्तुकला जो है एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। क्या हुआ कि क्योंकि ये मौर्य कला है, तो यानी कि मौर्य काल के समय जो था, इस कला और वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अशोक स्तंभ, स्तूप, सांची का स्तूप, गुहा विहार मौर्य कला के प्रमुख उदाहरण हैं। मौर्य कला में पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया और इसमें अक्सर जटिल नक्काशी, ज्यामितीय पैटर्न और पशु रूपांकन जैसे कि सिंह शीर्ष देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से मौर्य कला में कई सारे स्तूपों का इनके बनवाया गया, कई सारे स्तंभों का निर्माण कराया गया। तो ये मतलब कि ये एक तरीके से भारतीय कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान था इस टाइम पीरियड का। आगे हम देखते हैं मौर्योत्तर काल। तो ये 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक देखते हैं। तो इस काल में गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला जैसी कलाएं विकसित होनी शुरू हो गई। तो इन शैलियों का विकास हुआ। मथुरा और गांधार में बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया गया, एक तरीके से चित्रित किया जाने लगा। और इस काल में एक तरीके से स्तूपों का विकास हुआ और इसमें विस्तृत नक्काशी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मौर्योत्तर
उत्तर काल जो है यहाँ पर ये 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी में, इस काल में गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला शैलियों का विकास हुआ। मथुरा और गांधार में बुद्ध को मानव रूप में चित्रित किया जाने लगा। इस काल में स्तूपों का और विकास हुआ और इसमें विस्तृत नक्काशी देखने को मिलती है। उसके बाद देखते हैं गुप्त काल। गुप्त काल 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य हुआ। तो इसे भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, ये इसमें अत्यधिक एक तरीके से अत्यधिक परिष्कार आया और गुप्तकालीन मूर्तियां जैसे कि सारनाथ का बुद्ध आध्यात्मिक भाव, संतुलन और लावण्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो होता है एक तरीके से गुफाओं में की गई चित्रकारी इस काल की चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो धार्मिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण करती है। तो पुनः एक बार देख लेते हैं। गुप्त काल जो है ये 319 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य भारतीय कला एक तरीके से भारतीय कला का स्वर्ण युग ये माना जाता है गुप्त काल। तो इस काल में मूर्ति कला, चित्रकला और वास्तुकला में अत्यधिक परिष्कार किया गया और यहाँ पर एक तरीके से गुप्तकालीन मूर्तियां जैसे कि सारनाथ का बुद्ध मंदिर और आध्यात्मिक भवन आदि इन चीजों को प्रसिद्ध हुई। और अजंता और एलोरा की गुफाओं में एक तरीके से की गई चित्रकारी इस काल की चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो धार्मिक कथाओं और देवी देवताओं का चित्रण करती है। संक्षेप में अब देखते हैं कि किस तरीके से इसका भारतीय कला का जो विकास हुआ है अलग अलग चरणों में, उसके विषय में संक्षेप में देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय कला केवल कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है यह एक तरीके से, बल्कि यह जीवन, धर्म, दर्शन और संस्कृति का एक समग्र प्रतिबिंब थी, जिसमें आध्यात्मिकता, प्रकृति और प्रतीकात्मकता का गहरा महत्व था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा इसका विकास कैसे कैसे किन किन चरणों में हुआ। आगे हम देखते हैं प्रागैतिहासिक कला के विषय में देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समय जो कला थी उसके विषय में देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक कला उस अत्यंत प्राचीन काल की कला को कहते हैं जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, यानी यह उस समय की कला है जब मानव ने लिखना नहीं सीखा था। हमें इस काल की जानकारी मुख्य रूप से पुरातात्विक खुदाई से मिले हुए औजारों, मूर्तियों, विशेष रूप से गुफा चित्रों से मिलता है। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल के समय की जो कला थी उसकी जानकारी हमें गुफाओं वगैरह से, मूर्तियों से, इन सभी चीजों, औजारों से, इन सभी चीजों से हमें मिलता है। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक कला की प्रमुख विशेषताएं। तो उस समय की कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप था। यह मानव द्वारा अपनी भावनाओं, अनुभवों और आसपास के वातावरण को व्यक्त करने का सबसे पहला तरीका था। शिकार और दैनिक जीवन, इसके विषय में देखते हैं। तो इन चित्रों का मुख्य विषय एक तरीके से शिकार के दृश्य थे। क्या थे? शिकार के दृश्य ही थे जिनका वर्णन होते थे, जिसमें जानवर हो गए और शिकारी मानव आकृतियां शामिल थी। इसके अलावा नृत्य, संगीत और सामुदायिक जीवन के दृश्य भी मिलते हैं। प्रकृति से जुड़ाव, तो इसमें प्रकृति से जुड़ाव को देखने को मिलता है। आदि मानव प्रकृति से बहुत करीब रहता था, इसीलिए उनकी कला में जानवरों जैसे कि भैंस, हिरण, गैंडा, हाथी आदि और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण प्रमुखता से मिलता है। इसी तरीके से देखते हैं सरलता और प्रतीकात्मकता। तो ये चित्र अक्सर सरल और प्रतीकात्मक होते थे। मानव आकृतियों को अक्सर छड़ी के समान बनाया जाता था। एक तरीके से मानव की जो आकृतियां एक छड़ी के समान बनाया जाता था। आगे देखते हैं रंग और सामग्री। तो इसमें जब इनकी रंग और सामग्री में देखें कि प्राचीन समय में एक तरीके से प्रागैतिहासिक काल के समय चित्र रंग और सामग्री किस तरीके से उपयोग होती थी। तो चित्र बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि गेरू जो होता है जो लाल के रूप में, कोयला जो होता है काले के रूप में और खड़िया जो मिट्टी होती है वो सफेद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये रंग जानवरों की चर्बी या पेड़ के रस के साथ मिलाकर लगाए जाते थे। ठीक है, तो ये रंग जानवरों की चर्बी या पेड़ जो होते हैं उनके रस के साथ मिलाकर लगाए जाते थे। आगे हम देखते हैं जैसे कि अगला जो है इसकी विशेषता गुफाएं और चट्टानों के विषय देखते हैं। तो अधिकतर जो होती हैं कलाकृतियां गुफाओं की दीवारों और चट्टानी आश्रयों पर मिलती हैं। तो जो गुफाओं और चट्टानें थी अधिकतर जो कलाकृतियां उस समय की मिलती हैं गुफाओं की दीवारों और चट्टानी आश्रयों पर मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि ये आदि मानव के रहने के साथ यानी कि रहने के स्थान थे, यहीं पर लोग रहते थे। तो भारत में भीमबेटका जो है वहां पर यानी कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश की गुफा है प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं जादुई विश्वास। माना जाता है कि इन चित्रों का जादुई और धार्मिक महत्व भी था। आदि मानव यह मानते थे कि चित्रकार की जानवरों का चित्र बनाने और उन पर जादू करने से उन्हें शिकार में सफलता मिलेगी। तो इस तरीके से उनको विश्वास था जादू पर भी। आगे देखते हैं युगीन विभाजन। तो प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से
पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक युग की कला में कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इस तरीके से देखते हैं, तो इस तरीके से हमने इस यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उसकी विशेषताओं के विषय में हमने देखा। कौन कौन सी विशेषताएं इसमें हमने देखा? अभिव्यक्ति का प्रारंभिक रूप कैसे था, जो सबसे पहला जो कैसे अभिव्यक्ति अपने विचारों को करते थे। शिकार और दैनिक जीवन जो होता है उन्हीं चीजों का इसमें वर्णन किया जाता था। प्रकृति से जुड़ाव उसमें देखने को मिलते थे, हिरण वगैरह कई सारे जानवर, प्राकृतिक चीजों का, दृश्यों का वर्णन होता था। सरलता और प्रतीकात्मकता, तो इसमें सरल और प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते थे और मानव को छड़ी रूप में बनाया जाता था। और रंग और सामग्री में देखें तो ये प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे, जैसे लाल हो गया, लाल रंग गेरुई रंग से, कोयला हो गया उससे काला रंग बनाते थे, खड़िया मिट्टी इनसे सफेद बनाते थे। इसी तरीके से गुफाएं और चट्टानें, तो ज्यादातर जो इसके साक्ष्य मिले वो गुफाओं में या फिर चट्टानों पर इनकी चित्रकारी की गई है। यहाँ पर भीमबेटका जो है इसका प्रमुख एग्जाम्पल है, जो ये प्रमाण इसको देखने को मिलता है इस चीज का। आगे देखते हैं, इसमें जादुई विश्वास भी मानते थे। युगीन विभाजन, तो इसमें इसको 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसको हम संक्षेप में अगर देखें तो प्रागैतिहासिक कला हमें उस समय के मानव के जीवन शैली, विश्वासों और उनके कलात्मक कौशल को समझने में मदद करती है। यह सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी, तो उस समय एक तरीके से प्रागैतिहासिक कला हमें उस समय के मानव के जीवन शैली, विश्वासों और उनके कलात्मक कौशल को समझने में मदद करती है, जब यह सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में थी। आगे हम देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक कला की प्रमुख स्थान जो है, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं एक तरीके से उसके विषय में देखते हैं। तो भारत में प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से वो देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल की कला के प्रमुख स्थल वे स्थान हैं जहां आदिमानव ने अपनी कलात्मक अभिव्यक्तियों को चट्टानों, गुफाओं में उकेरा है। भारत में ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, उनके विषय में देखते हैं। जैसे कि भीमबेटका पहले ही बताया, यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। यह भोपाल के दक्षिण में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ लगभग 800 शैलाश्रय हैं, जिनमें से 500 से अधिक में चित्र पाए जाते हैं। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, पशु पक्षी, दैनिक जीवन की गतिविधियां और धार्मिक अनुष्ठान शामिल हैं। ये चित्र पूरा पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की कला को दर्शाते हैं। आगे हम देखते हैं, इस तरीके से हमने भीमबेटका के विषय में देखा, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं मिर्जापुर क्षेत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो मिर्जापुर से भी साक्ष्य मिले हैं। तो यह भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज का क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख स्थानों में लिखुनिया, भसोली, लोहड़ी, कोहबर, विजयगढ़, अहिरेरा आदि ये जो स्थान है वहां से आदि ये शामिल हैं। इन चित्रों में अक्सर शिकार के दृश्य, जानवर जैसे कि बारहसिंगा, जंगली सुअर आदि और भाले का प्रयोग करते हुए शिकारी दर्शाए गए हैं। तो ये है मिर्जापुर क्षेत्र के जो प्रमुख स्थल, उसके विषय में। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पर भी प्रागैतिहासिक कला के साक्ष्य मिले हैं। तो यह होशंगाबाद जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की गुफाओं और शैलाश्रयों में भी बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं, जिनमें मानव आकृतियां, पशु और ज्यामितीय पैटर्न शामिल हैं। उसके बाद देखते हैं सिंघनपुर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में एक तरीके से, तो यह रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी कई चित्रित शैलाश्रय और गुफाएं मिलती हैं, जिनमें पशुओं जैसे कि मत्स्यांगना और अजगर और मानव आकृतियों के चित्र देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से देखिए होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित आदमगढ़ पहाड़ी पर लगभग 1 दर्जन चित्र शैलाश्रय मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ के चित्र शिकार के दृश्य, पशुओं और मानव समूहों को दर्शाते हैं। इसी तरीके से रायगढ़ क्षेत्र है जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी छत्तीसगढ़ में है। और सिंघनपुर के अलावा कबरा पहाड़ और खैरापुर और बनियाबेरी भी इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो ये सारे हमने देखा कि कौन कौन से प्रागैतिहासिक कला के प्रमुख स्थल खंड थे, जिसमें से हमने देखा सबसे महत्वपूर्ण भीमबेटका, इसके विषय में देखा, जो कि मध्य प्रदेश में है, सबसे प्रसिद्ध यानी कि है, यह महत्वपूर्ण स्थल है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी घोषित किया गया है। मिर्जापुर क्षेत्र हो गया जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से पंचमढ़ी जो कि ये भी मध्य प्रदेश में है। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। और इसमें देखा जाए होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है और रायगढ़ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्थल खंड देखा हम प्रागैतिहासिक कला के विषय में। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुख्य रूप से जो यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, वहाँ के शैल चित्रों में शिकार के दृश्य वगैरह, प्राकृतिक चीजों का शिकार करते हुए, भाला वगैरह, पशु पक्षियों का शिकार करते हुए उन्हीं चीजों का वर्णन किया गया, उसमें चित्रित किया गया। यह सभी स्थल प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन और उनकी सोच और उनकी कलात्मक कौशल को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा प्रागैतिहासिक काल के एक तरीके से प्रमुख स्थल खंड। आगे हम देखते हैं हड़प्पा कला और स्थापत्य, जो इसके विषय में देखते हैं। तो हड़प्पा कला और स्थापत्य लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो अपनी सुनियोजित व्यवस्था, उन्नत वास्तुकला और कलात्मक कृतियों के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता मुख्य रूप से तत्कालीन पाकिस्तान के क्षेत्रों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भारत
लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा में फैली हुई थी। आगे देखते हैं, तो ये एक तरीके से इसका एक संक्षिप्त हमने देखा। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक तरीके से सुनियोजित नगर नियोजन की व्यवस्था थी। वहां पर उन्नत वास्तुकला थी और कलात्मक कृतियों के लिए जानी जाती है। यह सभ्यता मुख्य रूप से तत्कालीन पाकिस्तान के क्षेत्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और भारत में लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा आदि क्षेत्रों में फैली है। आगे हम देखते हैं हड़प्पा कला जो है, हड़प्पा की कला और वास्तुकला के विषय में देखते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की कलागत जो विशेषताएं हैं उसके विषय में देखते हैं। तो हड़प्पा कला और स्थापत्य एक ऐसी उन्नत और व्यवस्थित सभ्यता को दर्शाता है जिसने न केवल एक प्रभावशाली शहरी ढांचा का विकसित किया बल्कि उत्कृष्ट कलाकृतियों का भी निर्माण किया जो उनके जीवन, विश्वासों और तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। इसमें देखते हैं आगे हम, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला में विविधता, उत्कृष्टता और व्यवहारिकता का एक अनूठा संगम है। हड़प्पा कला में मूर्तिकला, मुहरे, मिट्टी के बर्तन और आभूषण शामिल हैं जो उनकी कलात्मकता, संवेदनशीलता और तकनीकी कौशल को दर्शाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हैं हड़प्पा कला की विषय में। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के विषय में। तो यहाँ पर वास्तुकला कैसी थी उसके विषय में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी वास्तुकला की विशेषता देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो थी अपनी अद्भुत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ की जो वास्तुकला है नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नियोजित शहर थे, शहरों का ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था। यानी कि जो शहर था ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था। एक यानी कि पैरेलल, बहुत ही व्यवस्थित क्रम में ग्रिड प्रणाली पर इसको व्यवस्थित किया गया था और जहां सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ओके, और आगे देखते हैं मानकीकृत ईंटें जो है उसके विषय में देखते हैं। तो भवन निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था जो एक निश्चित अनुपात में बनाई जाती थी। 1:2:3 में इस ईंट की एक तरीके से इसको बनाया जाता था इसी अनुपात में। जल निकासी प्रणाली, इसके विषय में देखते हैं। तो जल निकासी प्रणाली, हर घर में कुआं, स्नानागार और एक ढकी हुई उन्नत जल निकासी प्रणाली भी शामिल थी। मुख्य नालिका से ये जाकर जुड़ी हुई होती थी। तो ये चीजें हैं। सार्वजनिक संरचनाएं, तो मोहनजोदड़ो का विकास, स्नानागार और हड़प्पा का अन्न भंडार जो है। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो सार्वजनिक संरचनाएं जी थी जो सबके लिए थी। तो मोहनजोदड़ो का विकास, एक तरीके से विशाल स्नानागार और हड़प्पा के अन्न भंडार उत्कृष्ट सार्वजनिक वास्तुकला के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं मूर्तिकला, इसके विषय में देखते हैं। तो मूर्तिकला यानी कि हड़प्पा कला में किस तरीके से मूर्तिकला की विशेषताएं हैं। तो हड़प्पा वासी पत्थर, कांस्य और टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी में कौशल यानी कि कुशल मूर्तिकार थे। और उसके विषय में देखें तो पाषाण मूर्तियां, इसमें थी पाषाण मूर्तियां यानी कि पत्थर की मूर्तियां। पुरोहित राजा, मोहनजोदड़ो की दाढ़ी वाली जो प्रतिमा और हड़प्पा से मिला लाल बलुआ पत्थर का उरुस धड़ जो है वो मानव शरीर रचना की गहरी समझ को दर्शाते हैं। ये यथार्थवादी और सजीव थे। ठीक है, तो ये चीजें। कांस्य मूर्तियां, तो लॉस्ट वैक्स जो होता है की तकनीक का प्रयोग करके कांस्य मूर्ति बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो की नर्तकी की प्रतिमा जो है जो उसकी मुद्रा और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आगे देखते हैं टेराकोटा मूर्ति, यानी कि इसके टेराकोटा मूर्ति देखें तो मिट्टी से बनी जो मातृदेवी की असंख्य मूर्तियां मिली हुई हैं जो उर्वरता और देवी पूजा से संबंधित हो सकती हैं। इसके अलावा खिलौनों, पशु आकृतियां जैसे कि बैल, भैंस आदि बड़ी संख्या में मिली हैं। तो इस तरीके से ये है मूर्तिकला के विषय में हमने विशेषताएं देखी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कला में ही चित्रकला के विषय में देखते हैं कि हालांकि बड़े पैमाने पर दीवारी चित्र नहीं देखने को मिलती है। मिट्टी के बर्तनों पर मिली चित्रकारी हड़प्पा वासियों की चित्रकला की समझ को दर्शाती है। दीवारों पर तो उतना नहीं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों वगैरह पर चित्रकारी की जाती थी। मृतभांड चित्रकला, मृतभांड पर काले रंग से ज्यामितीय पैटर्न, वृक्ष, पशु पक्षी, मोर, हिरण वगैरह आदि कभी कभी मानव आकृतियों को भी चित्रण मिलता है। ये चित्र आमतौर पर लाल या गुलाबी पृष्ठभूमि पर होते थे। ये है। आगे देखते हैं धातु शिल्प, इसके विषय में देखते हैं। तो हड़प्पावासी जो होते थे वो तांबा, कांसा, सोना, चांदी जैसी धातुओं का उपयोग करते थे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं उपकरण और हथियार के रूप में तो तांबे और कांसे से औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, आरी हो गया, हथियार में जैसे भाले हो गए, घरेलू वस्तु बनाई जाती थी। तो इस तरीके से इन धातुओं का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें बनाई जाती थी। ये सारे हथियार उपकरण बनाए जाते थे। तो ये भी एक प्रमुख विशेषता है धातु शिल्प में उसकी, हड़प्पा कला की। आभूषण, तो आभूषण में देखें सोने, चांदी और अन्य धातुओं से बने हार, कंगन, अंगूठियां और झुमके जैसे आभूषण बहुतायत में मिलते हैं जो उनकी धातु कर्म कौशल को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं पाषाण कला के विषय में। तो पत्थर का उपयोग मूर्तियों के अलावा अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी होता था। बाट और माप के लिए, तो एक से माप के लिए मानकीकृत पत्थर के बाट जो होते हैं वो पाए गए हैं जो व्यापार में सटीकता को दर्शाते हैं। मन के जो होते हैं कीमती पत्थर होते थे। तो पत्थरों जैसे कि कार्नेलियन और लार्जवर्थ और स्टिटाइड से अत्यंत परिष्कृत मन के बनाए जाते थे जिनका उपयोग आभूषणों में होता था। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से इनको पाषाण कला का भी ज्ञान था।
आगे हम देखते हैं गुड़िया निर्माण कला। तो बच्चों के लिए मिट्टी की गुड़िया खिलौने बनाना यहाँ पर लोकप्रिय कला थी। आगे देखते हैं मुद्रा निर्माण कला। मुद्रा निर्माण कला तो हड़प्पा की मोहरें उनकी कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर मुद्रा निर्माण कला, हड़प्पा कला की मोहरें उनकी कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि सामग्री और आकार में देखें तो ये मुख्यतः स्टीटाइट यानी कि सेल खड़ी जो होती है उससे बनी होती थी और एक तरीके से आमतौर पर चौकोर या आयताकार होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं चित्रण। तो इन पर जानवर जो होते हैं, मोहरों पर जानवर हो गए, कुबड़ वाला बैल हो गया, बाघ, हाथी आदि पौराणिक जीवों, पशुपति जैसे मानव आकृतियों का अत्यंत यथार्थवादी और प्रतीकात्मक चित्रण होता था। ओके, लिपि देखें तो प्रत्येक मोहर पर एक चित्रलिपि में एक लघु लेख होता था जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, आगे देखते हैं लेखन कला, राइटिंग स्किल जो थी, राइटिंग सिस्टम जो था उसके विषय में देखते हैं। तो हड़प्पा कला जो है उसमें चित्रकला उस समय की एक विकसित लेखन प्रणाली थी। हालांकि इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रतीकात्मक यह लिपि मुख्यतः मोहर, तांबे की पट्टिकाओं, मिट्टी के बर्तनों पर मिलती है जिसमें विभिन्न प्रतीक और चित्र शामिल हैं। तो इस तरीके से हमने देखा लेखन कला भी यहाँ पर किस तरीके से थी, उसकी विशेषताएं क्या थी। संगीत और नृत्य कला, तो यानी हड़प्पा सभ्यता कला में संगीत और नृत्य कला भी शामिल थी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कम होने के बावजूद पुरातात्विक साक्ष्यों से संगीत और नृत्य के प्रति उनके प्रेम का अनुमान लगाया जा सकता है। नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति स्पष्ट रूप से नृत्य के महत्व को दर्शाती है। तो इस तरीके से हमने देखा संगीत और नृत्य। तो इस तरीके से हमने देखा जो क्या कहते हैं कि हड़प्पा कला जो है, इनकी हड़प्पा संस्कृति जो है, हड़प्पा कला की कलागत जो विशेषताएं हैं, अलग अलग कलाएं जो थी, वास्तुकला हो गई या फिर मूर्ति कला, ये जो भी विशेषताएं थी उनकी हमने विशेषताओं के विषय में डिटेल से पढ़ा। तो कौन कौन सी कलाओं के विषय में, वास्तुकला की विशेषताओं के विषय में हमने पढ़ लिया। ठीक है, मूर्ति कला में किस तरीके से उसकी प्रमुख विशेषताएं थी उसके विषय में हमने देखा। चित्रकला कैसी थी हड़प्पा कला में, हड़प्पा सभ्यता में, शिल्प कला और धातु शिल्प कला और पाषाण कला के विषय में देखा, और गुड़िया निर्माण कला, मुद्रा निर्माण कला, और हमने देखा लेखन कला जो थी उसके विषय में, और संगीत तथा नृत्य कला भी थी। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा कला थी, यानी कि कुल मिलाकर कहें हड़प्पा सभ्यता की कलाएं न केवल सौंदर्य परक थी बल्कि उनके सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग भी थी। उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति में तकनीकी दक्षता, यथार्थवाद, प्रतीकात्मकता और उपयोगितावाद का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीजें देखी। एक तरीके से हड़प्पा कला की विशेषताएं जो थी अलग अलग जो कलाओं में, उसके विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन यानी कि वास्तुकला के विषय में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अपनी असाधारण नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है जो उस समय के लिए अत्यंत उन्नत थी। आइए अब इसके विषय में डिटेल से हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थापत्य वास्तुकला के विषय में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थापत्य या फिर वास्तुकला के विषय में डिटेल से देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर ध्यान से देखिए ये चीजें कैसे व्यवस्था बनाई गई थी, बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था बनाई गई थी हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसका अत्यंत परिष्कृत नगर नियोजन है। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली है विशेषता नगर निर्माण वास्तुकला। नगर निर्माण वास्तुकला के विषय में हम देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जो होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर असाधारण रूप से सुनियोजित ग्रिड प्रणाली इसमें सुनियोजित थे। इसमें सबसे पहले देखते हैं ग्रिड प्रणाली के आधार पर इस नगर निर्माण को बनाया गया था। तो शहरों को ग्रिड प्रणाली पर बसाया गया था जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बहुत ही समांतर, पैरेलल और सब एक व्यवस्थित क्रम में सीधे लाइन में बसाया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जिससे शहर कई आयताकार खंडों में एक तरीके से बढ़ जाते थे। द्विविभाजित नगर, अधिकांश एक तरीके से देखा जाए अधिकांश जो प्रमुख शहर हैं, अधिकांश प्रमुख शहर दो भागों में बटे हुए होते थे। गढ़ देखें तो पश्चिमी और ऊंचाई वाला भाग जो संभवतः प्रशासनिक, धार्मिक और या फिर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवास के लिए था। एक तरीके से यहाँ सार्वजनिक स्नानागार और अन्य भंडारण जैसे संरचनाएं भी होती थी। निचला शहर, तो इसमें कौन कौन से वो दो विभाजन शहर में हमने देखा। तो पहला है गढ़, जहाँ पर उच्च कोर्ट के लिए या फिर एक तरीके से कहें जहाँ पर प्रशासनिक, धार्मिक या फिर कई सारी महत्वपूर्ण जो व्यक्तियों के लिए आवास के होते थे, तो वो है यहाँ पर सार्वजनिक स्नानागार, अन्न भंडार जैसी सुविधाएं थी। और निचला शहर जो है लोअर टाउन जो है पूर्वी और निचला भाग, जहाँ आम नागरिक एक तरीके से रहते थे। यहाँ व्यवस्थित आवासीय भवन और कार्यशालाएं होती थी। मानवकृत ईंटें, इसके विषय में देखते हैं। तो निर्माण में पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था जो एक निश्चित अनुपात 1:2:4 में होती थी। यह मानकीकरण उस समय की इंजीनियरिंग
कुशलता को दर्शाती है। आगे देखते हैं दूसरा जो इसकी प्रमुख विशेषता है वास्तुकला की, तो इसमें देखते हैं सफाई का प्रबंधन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सफाई का बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। घर से नाली तक एक तरीके से प्रत्येक घर से एक निजी स्नानागार और शौचालय होता था प्रत्येक घर में, जिससे निकलने वाला गंदा पानी छोटी नालियों के माध्यम से मुख्य सड़क की बड़ी नालियों में मिलता था। ये चीजें सिस्टम था वहां पर। और ढकी हुई नालियां, तो ये मुख्य नालियां जो होती थी ईंटों या फिर पत्थरों से ढकी हुई होती थी और उनमें साफ सफाई के लिए मैन होल एक तरीके से मैन होल भी बने होते थे। यह प्रणाली एक तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति उनकी उच्च जागरूकता को दर्शाती है। आगे देखते हैं नगर की सड़कें और चौराहे। नगर उसकी सड़कें और चौराहे कैसे होते थे, तो सड़कें और चौराहे जो होते हैं नगर नियोजन का अभिन्न अंग थे। सीधी सड़कें जो होती हैं, सड़कें अक्सर सीधी होती थी, यानी कि एक ही प्लेन में से चली जाती है और ऐसे ऐसे इसी में घर बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे चौराहे बनते थे ना, यहाँ पर चौराहे। और चौड़ी सड़कें, तो मुख्य जो होती थी, मुख्य सड़क जो होती थी, मेन जो सड़क होती थी वो चौड़ी होती थी, काफी चौड़ी होती थी, और बाकी जो होती थी वो पतली होती थी, जिससे यातायात सुगम होता था। और मजबूर एक तरीके से मजबूत निर्माण जो था, मजबूत निर्माण कला थी। तो सड़कों का निर्माण जो होता था एक तरीके से बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया जाता था अच्छे तरीके से। तो ये है नगर की सड़कें तथा चौराहे के विषय में। आगे देखते हैं सैंधव नगरों की गृह निर्माण की वास्तुकला। सैंधव नगरों की गृह निर्माण की वास्तुकला के विषय में देखते हैं। निचले शहर में स्थित आवासीय भवन भी व्यवस्थित थे। संरचना देखिए इसमें, तो घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे, जिनमें एक तरीके से जिनमें आंगन और उनके चारों ओर कमरे थे। सामग्री देखें, घरों के निर्माण में भी पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था और दीवारों को अक्सर मिट्टी या चूने से प्लास्टर किया जाता था। कुएं भी देखने को मिलते हैं, तो कुएं लगभग एक तरीके से हर घर में अपना निजी कुआं होता था, जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता था। तो एक तरीके से बहुत ही व्यवस्थित, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। सैंधव नगरों की गृह निर्माण की वास्तुकला जो थी, घर की जो से संरचना थी, उसमें देखा हमने कि सामग्री वगैरह ये चीजें। तो पुनः एक बार देख लेते हैं। इसमें संरचना, ये घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिलें होती थी, इसमें जिनमें आंगन भी होता था, एक तरीके से उनके चारों ओर कमरे होते थे। सामग्री में घरों के निर्माण में एक पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था घर के निर्माण में, और दीवारों को अक्सर मिट्टी या चूने से प्लास्टर किया जाता था। कुआं देखे जाए तो हर घर में लगभग एक निजी कुआं होता था, जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता था। आगे देखते हैं अगली जो विशेषता है, इसमें हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की जो अगली विशेषता है, रसोई घर, स्नानागार और गोदाम। देखिए घरों के भीतर भी विशेष व्यवस्थाएं थी। रसोई घर होता था, तो रसोई घर में एक तरीके से अलग से रसोई घर होते थे, जहां खाना पकाने के लिए चूल्हे और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये चीजें। स्नानागार, तो प्रत्येक घर में एक तरीके से प्रत्येक घर में एक निजी स्नानागार भी होता था, जिसमें पानी की निकासी के लिए ढलान और नालियां होती थी। गोदाम, तो बड़े घरों में अनाज या अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए छोटे गोदाम या कोठरियां भी होती थी। आगे देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा रसोई घर, स्नानागार और गोदाम, ये सारी चीजें सुविधाएं घर पर ही होती थी। आगे देखते हैं विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, सार्वजनिक संरचना थी। विशेषताएं क्या थी, यह एक बड़ा आयताकार जलाशय था, जो कि हमने चित्र के माध्यम से अभी दिखाया था ना, यानी कि ऊपर की साइड, तो जो पकी हुई ईंटों से बना था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए इसे बिटुमेन से सील किया जाता था एक तरीके से। तो ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा आयताकार जलाशय होता था, जो कि पकी हुई ईंटों से बनाया जाता था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए बिटुमेन से सील किया जाता था। इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, तो इसमें एक तरीके से दोनों ओर सीढ़ियां थी और इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे भी थे। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों या फिर सामुदायिक स्थान के लिए इसका उपयोग किया जाता था एक तरीके से। आगे देखते हैं नगरों की सुरक्षा के उपाय। नगरों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं। किलेबंदी, जैसे कि किलेबंदी है, तो गढ़ क्षेत्र जो हमने 2 क्षेत्रों में बताया था, शहर बटे थे, तो गढ़ क्षेत्र जो होते हैं उनको अक्सर ऊंची दीवारों, किलेबंदी से घेर दिया जाता था। यह सुरक्षा और संभवतः बाढ़ से बचाव के लिए भी किया जाता था। ठीक है, किलेबंदी एक तरीके से। प्रवेश द्वार, शहरों में प्रवेश के लिए मजबूत प्रवेश द्वार होता था। और बस्तियां देखे थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहर और ग्रामीण दोनों तरह के लोग बस्तियां थी, शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की बस्तियां थी। शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा जैसे बड़े क्षेत्रों में सुनियोजित शहरी केंद्र थे, जबकि ग्रामीण गांव देखा जाए तो कृषि और पशुपालन पर आधारित छोटे ग्रामीण गांव भी थे, जो शहरी केंद्रों को सहायता प्रदान करते थे। अन्न भंडार के विषय में देखते हैं, तो बड़े शहरों में विशाल अन्न भंडार पाए गए हैं। महत्व इसका क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले ये विशाल अन्न भंडार उस समय की कृषि अधिशेष, जो कृषि में खाने से अधिक हो जाता था, और उनको सुनियोजित भंडारण व्यवस्था को दर्शाते हैं, उसको स्टोर करते थे। आगे देखते हैं निर्माण, तो इन्हें हवादार
बनाया जाता था, इन्हें हवादार बनाया जाता था ताकि अनाज एक तरीके से खराब ना हो और यह अर्थ यानी कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के प्रति उनकी जागरूकता का प्रतीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा हमने कि जो हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला जो थी, वास्तुकला थी, उसकी विशेषताएं हमने देखा। यहाँ पर हमने वास्तुकला स्थापत्य कला की विशेषताओं के विषय, ये विशाल स्नानघर, तो यहाँ पर सीढ़ियां देखी दोनों साइड से, यहाँ पर ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या फिर सार्वजनिक स्थानों के लिए इनका उपयोग किया जाता था। ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला में हमने क्या क्या देखा, नगर निर्माण वास्तुकला में देखा, नगर निर्माण वास्तुकला किस तरीके से थी इसमें। उसके बाद हमने देखा सफाई का प्रबंधन भी किस तरीके से था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें था। सड़कों का निर्माण और चौराहे जो थे बहुत ही ग्रिड प्रणाली पर, समकोण क्षेत्र पर, और सड़कें जो थी मेन चौड़ी होती थी, तो ये चीजें हैं। और सैंधव नगरों की गृह निर्माण की वास्तुकला जो है, यहाँ पर इनकी घरों का निर्माण जो होता था पकी हुई ईंटों से, और उसमें आंगन होना और ये सारी चीजें, और उस घर में कुएं वगैरह होना, ये सारी चीजें थी। रसोई घर, स्नानागार और गोदाम, हर घर में रसोई घर होता था, स्नानागार छोटा सा होता था और गोदाम छोटा सा कोठरी जो होता है वो होता था। और इसी तरीके से विशाल स्नानागार जो है, विशाल स्नानागार ये सार्वजनिक और होता था एक तरीके से, और सामुदायिक स्नान के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए होता था। नगरों की सुरक्षा, इसके लिए भी किलेबंदी की जाती थी, प्रवेश द्वार को मजबूत बनाया जाता था। बस्तियां देखें तो सेटलमेंट जो होते हैं ये दो तरीके से, केंद्रीय शहर भी थे, ग्रामीण शहर भी थे, गांव थे। तो ग्रामीण गांव में पशुपालन कृषि वगैरह करते थे, जो शहरी लोगों को एक तरीके से सहायता प्रदान करते थे। अन्न भंडारण, तो जो खाने से अन्न बच जाता था कृषि के माध्यम से, जो अन्न अत्यधिक हो जाता था उसको भंडारण के लिए एक विशाल अन्न भंडारण बनाया गया था ताकि विपत्ति के समय उसका उपयोग किया जा सके। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित, कार्यात्मक और अपनी उन्नत इंजीनियरिंग के लिए उल्लेखनीय थी। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी केवल कुशल कारीगर ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी योजनाकार भी थे, यानी कि वो भविष्य में होने वाली आपत्तियों के लिए अन्नगार वगैरह इस तरीके से चीजों को बनाए थे, ताकि कुछ विपत्ति पड़े तो हम एक तरीके से बच सकें उसकी स्थिति से। तो ये चीजें उसमें देखने को मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला और नगर नियोजन अत्यंत व्यवस्थित और कार्यात्मक और अपनी उन्नत इंजीनियरिंग के लिए उल्लेखनीय थी। यह दर्शाता है कि हड़प्पावासी केवल कुशल कारीगर ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी योजनाकार भी थे। तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। यूनिट 1 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सभी टॉपिक्स को हमने मात्र एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की है। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में जो भी इस यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, आप उनका इजीली आंसर दे पाएंगे। आपको करना क्या है, बस आपको एक पेज लेना है, उस पेज में हमने जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ाते गए उनकी केवल हेडिंग आपको लिखते चले जाना और वीडियो को एक दो बार देख लेना है। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हेडिंग लिखे रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि इनमें टॉपिक अपने जब एग्जाम होगा तो हमें पता रहेगा कि कौन सी हेडिंग बनानी है, और हेडिंग जब हम बनाएंगे तो उसी विषय में तो हमें पता ही होगा कि हमने 2 बार वीडियोस देखी, तो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो जाएंगी। ओके, तो आपके एग्जाम में जो भी इससे प्रश्न बनेंगे उसको आप अच्छे से बहुत ही व्यवस्थित क्रम में लिख पाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हाँ, इस पेपर की अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक प्लेलिस्ट दे रखी है। प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ऊपर की ओर फर्स्ट पेपर से संबंधित सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और नीचे की ओर जब स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो सेकंड पेपर यानी कि कला एवं स्थापत्य से संबंधित जितनी भी अब तक हमें वीडियोस बनेंगी, बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो हम जल्दी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।